नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाकर ना सिर्फ उनका अपमान किया गया, बल्कि राजनीति में उनका कद छांटा गया है, पर कतरे गए। लेकिन उनके पर कतरने के पीछे दिल्ली दरबार में, या यूं कहें गुजरात लॉबी में, वो कौन नेता है जो उनके पर कतरना चाहता है? और फडणवीस के कद छांटने के पीछे मकसद क्या है? और अगर फडणवीस के पर कतरे जा रहे हैं तो क्या फिर अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है? तो इस पर आज मैं बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, कुछ नई बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूं जो गोदी मीडिया हिमाकत नहीं कर सकती, हिम्मत नहीं कर सकती, इस तरह की बात, इस तरह का सच आपसे साझा करने की। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी के खेमे में और बीजेपी के जो बड़े पत्रकार हैं, उनको कवर करने वाले जो रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, उनमें भी ये चर्चा है कि क्या फडणवीस के साथ जो सलूक किया गया, या जिस तरह से 2021 से योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी हो रही है, क्या इसके पीछे एक लाइन है, एक ऑब्जेक्टिव है? कोई अपना मकसद ऊपर तक पहुंचने के लिए मोदी के बाद ये कारगुजारी कर रहा है। और क्योंकि बात फडणवीस की है तो ये साहब जरूर रहेंगे, क्योंकि फडणवीस को महाराष्ट्र की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं। और फिर योगी पे भी चर्चा होगी। अब दोस्तों, एक बात पर गौर करिएगा कि बीजेपी की जीत के लिए नेशनल पॉलिटिक्स में दो स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक उत्तर प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र। एक से 80 सीटें आती हैं लोकसभा में और दूसरे से 48 मतलब 50। तो ये दो स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इत्तेफाक से दोनों ही स्टेट में बीजेपी के पास कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, जिनकी लोकप्रियता पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी। अब अगर उत्तर प्रदेश देखिए तो वहां पर बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता कहे जाते थे वो राजनाथ सिंह हैं, और महाराष्ट्र में जो बड़े नेता कहे जा सकते हैं वो नितिन गडकरी हैं। दोनों ही केंद्र में हैं और उनकी क्या स्थिति है, कितनी आज़ादी उनके पास है, कितनी ताकत उनके पास है, आपको पता है मोदी जी के रहते हुए। उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं राजनाथ से छीना है योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक रूप से, और इसी तरह से नितिन गडकरी के हाथ से जो बाजी गई वो फडणवीस को मिली। और फडणवीस और योगी, आप कह सकते हैं निर्विवाद रूप से बीजेपी के आज की तारीख में दो बड़े नेता हैं और दो अहम राज्य से आते हैं। अब फडणवीस हो या योगी हो, इनकी तुलना आप पुष्कर धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, या जयराम ठाकुर जो हिमाचल के, उनसे आप नहीं कर सकते। मनोहर लाल खट्टर से नहीं कर सकते। शिवराज सिंह चौहान जो 2012-13 में टक्कर दे रहे थे मोदी को, उनकी भी तुलना नहीं कर सकते इनसे। और बाकी जो भी नेता हैं, चाहे वसुंधरा राजे हों, चाहे रघुवर दास हों, या और नेता हों, फडणवीस और योगी आदित्यनाथ ने एक अपनी जगह बनाई। और इसीलिए इन दोनों का नाम 2025 के बाद, अगर प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ लेते हैं, तो ये कहा जा रहा था कि 2025 में जब आरएसएस के 100 साल पूरे होंगे, ये बीजेपी वालों का कहना है कि मोदी कहीं ना कहीं 25, 26, 27 में स्टेप डाउन करेंगे अपनी एज के हिसाब से, वो जो पैमाने उन्होंने रखे हैं। और तब उत्तराधिकारी के तौर पर ये तीन देखे जा रहे थे। सबसे टॉप पर जाहिर तौर पर अमित शाह हैं, जिनका 30-40 बरसों का साथ है और तमाम राज और हर चीज़ में वो शामिल रहे, उनकी हर फैसले में अमित शाह शामिल रहे। तो अमित शाह टॉप पर हैं। और उसके बाद जो दो नेता आते, आप कह सकते हैं जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, वो योगी आदित्यनाथ और फडणवीस हैं। और शायद इसीलिए ये दोनों ही अमित शाह की महत्वाकांक्षाओं को लेकर
हमेशा से या पिछले कुछ बरसों से एक बड़ी चुनौती माने गए। अब शाह साहब की जो लॉबी है वो कभी स्वीकार नहीं करेगी, और ना ही बीजेपी या गोदी मीडिया के जो संपादक हैं वो स्वीकार करेंगे। हकीकत ये है कि ये दोनों लोग, ये दोनों नेता एक बड़ी चुनौती अमित शाह के लिए पिछले कुछ बरसों से माने जा रहे हैं। अब योगी जी को लेकर 2021 से कहीं बार बार गुजरात लॉबी ने कोशिश करी उनको हिलाने की। जिस वक्त पंचायत चुनाव में जो प्रत्यक्ष वोटिंग हुई उसमें बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। उसके बाद कोरोना की जो दूसरी लहर आई उससे बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ जानों का। और ये वही दौर था जब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले जा रहे थे, जब येदुरप्पा को कर्नाटक में बदला जा रहा था, जब गुजरात में मुख्यमंत्री और कैबिनेट बदलने की बात हो रही थी। उसी वक्त एक नेतृत्व परिवर्तन की बात उत्तर प्रदेश में भी की गई, अगर आपको याद है। और ऐसा लग रहा था कि योगी शायद उनको विदा किया जा रहा है, लेकिन बाद में संघ ने योगी को कहीं ना कहीं समर्थन दिया और योगी सरवाइव कर गए। शायद इसलिए क्योंकि चुनाव बहुत करीब आ चुके थे उत्तर प्रदेश के। दोबारा जब चुनाव हुए तो योगी फिर और ताकतवर के बन के उभरे। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर निगाह है गुजरात लॉबी की। और इधर जो डिसीजन हुआ, जिस तरह से अचानक फडणवीस को प्रमोट की जगह डिमोट किया गया, तो फिर ये चर्चा और बढ़ गई कि आखिर इस खेल के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है, किसका लाभ है फडणवीस और योगी के पर कतर कर। मुझे लगता है कि जो अशोक वानखेड़े हैं, अगर हम इनसे बात करें और आप तक पहुंचाएं, तो जो तस्वीर है ये आपको और साफ दिखेगी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से वानखेड़े बोलते हैं, इतनी हिम्मत आज की तारीख में हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में कोई पत्रकार नहीं कर सकता। एक बार इनको सुनते हैं। इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र के सुपर एक्सपर्ट अशोक वानखेड़े जुड़ चुके हैं। बहु पहला सवाल आपसे ये है कि ये देवेंद्र फडणवीस को पहले कहीं ताज पहनाया जा रहा था सर पर, और जब दुनिया इंतजार कर रही थी और शिंदे भी ताज पहनाने जा रहे थे, उसी वक्त ताज उतार के पर कतर दिए। इतना अपमान बीजेपी के किसी नेता का पिछले 8 साल में नहीं हुआ है। इसके पीछे की पर कतरने की कहानी क्या है? क्या इसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट मोटा भाई का है, अमित शाह का है, 2024 का इंटरेस्ट है? क्या कहानी क्या है? देखिए, पहले टर्म में जब वो मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस, और उनका सरकार चलाने का तरीका, और अच्छी सरकार चलाई उन्होंने 5 साल। ऐसा नहीं कि सरकार खराब थी। शिवसेना जैसे विद्रोही तेवर के लोगों को साथ में लेके चलाई, जो लगातार सरकार की खिलाफ उनका सामना बोलता था, बाहर वक्तव्य होता था नरेंद्र मोदी के, और ये पूरी कसरत उन्होंने संभाली और अच्छे रिजल्ट दिए। तो उसके बाद उनका कद बढ़ा। नरेंद्र मोदी जी से उनकी बहुत 1 to 1 इतनी आत्मीयता बढ़ी, क्लोजनेस थी जी। क्लोजनेस थी। ये क्लोजनेस कहीं ना कहीं अमित शाह जी को खटक रही थी। तो ये जब 2000 जब अगला चुनाव आ गया, 2019 का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, सेना साथ में चुनाव लड़ी, और देवेंद्र को इस बात का कॉन्फिडेंट था कि हम क्लीन स्वीप कर जाएंगे। और तब ये थी दीपक भाई कि मुझे राष्ट्रवादी कांग्रेस के 10 से 12 सीटें से ज्यादा सीटें दिख नहीं रही थी, और कांग्रेस की 8 से 9 सीटें। कांग्रेस दूसरा 2 का आंकड़ा भी नहीं छू रही थी। इतना काम, इतना अच्छा दोनों पार्टियों का, मैंने बोला क्लीन स्वीप हो रहा है। इतने में ईडी का नोटिस आया। ईडी का नोटिस देने में भी मैं आज तो बोल सकता हूं कि ईडी के जो मेरे सोर्सेस है, मैंने पूछा कि ये नोटिस किस बिना पे दिया था आपने शरद पवार, तो उनका भी कहना था कि यार ये एक ने बोला नोटिस दो, हमने दी, दूसरे ने हमको डांटा, क्यों दी? अब इनकी राजनीति हमको समझ में नहीं आती। ये अच्छी तरह से जानते थे कि हाँ, कि यदि एक नोटिस यदि शरद पवार को जाता है तो शरद पवार उसको कैश करेंगे, और हुआ वही। जिस दिन नोटिस गया उस दिन मैंने मेरे पूरे कैलकुलेशन बदल दिए, और मैंने टीवी 9 मराठी पे ये मैंने ऑफिशियली बता दिया था। मैंने आई मेक अ स्टेटमेंट कि अगली सरकार शरद पवार बनवाएंगे। अब कैसी बनेगी पता नहीं। भाऊ, मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस A to Z सारे डिसीजन, सारा खून पसीना वही बहा रहे थे,
और इस बार भी जो ऑपरेशन लोटस था, देवेंद्र फडणवीस ने ही ग्राउंड वर्क किया था, स्पेड वर्क किया था। लेकिन अचानक जब शिंदे भी ये मान बैठे थे, शिंदे मान बैठे थे कि मुख्यमंत्री इन्हीं को बनना है, ये अचानक 4-5 घंटे में मोदी जी जब दुबई से लौटे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट से जब लौटे हैं और दिल्ली आए हैं, उसके बाद शाह साहब की मीटिंग हुई ऐसा बताया जाता है। उसके बाद अचानक क्या हो गया, क्या हो गया? उसके पहले शिंदे का तय हो गया था। शिंदे का ये बोल के तय हो गया था, जो मेरे सोर्सेज बताते हैं, हालांकि बीजेपी के लोग डिनाई करते हैं, उनकी आदत है रिकॉर्ड पे अभी तो बड़ा त्याग की भावना, मतलब वो 1 घंटे का जो टेलीविजन चैनल उठा के देखेंगे तो सब लोग बोलते थे कि इसको बोलते त्याग, हमने मुख्यमंत्री पद दिया, हमें कोई पद नहीं चाहिए, हम सत्ता में नहीं रहेंगे, ये त्याग है हमारा। और जब 1 घंटे बाद आ गया कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये त्याग वाली भावना सब वो जब सब आउट स्पोक्सपर्सन गायब हो गए, उनको पता ही नहीं पड़ा क्या इसके बाद जवाब क्या देंगे। तो उसके बाद ये तय हुआ कि भाई ये जो अभी भी मैं कह रहा हूं, ये जो शिवसेना के लोग टूट के गए थे दीपक भाई, इनको ये पता नहीं है अभी कि ये यदि ब्रेक अवे ग्रुप साबित होते हैं तो इनको मर्ज होना होगा। उनको यही बताया गया था कि हम शिवसेना का ही गुट कहलाएंगे, शिवसेना ही। इसीलिए आज भी एकनाथ शिंदे कहते कि हम ही ओरिजिनल शिवसेना है, सारी लड़ाई शिवसेना की है। यदि कल ये शिवसेना इनको नहीं मिलते, यदि शिवसेना की पार्टी इनको नहीं मानी जाती तो फिर ये ब्रेक अवे ग्रुप कहलाएगा, फिर इनको मर्ज होना पड़ेगा, नहीं तो इनकी सदस्यता कैंसिल होगी। तो ये बार बार जो बताया जाता है, तो उनको ये बताया गया था कि ये सरकार डायसी भी हो सकती है। अभी भी सरकार में आज यदि मराठी चैनल आप मॉनिटर करोगे तो, या मराठी वेबसाइट मॉनिटर करोगे तो लोगों में अनबन है। वहां पे भी अब जितने 50 गए उनमें से कई लोग कैबिनेट मंत्री बनना चाहते हैं, राज्य मंत्री नहीं बनना चाहते कि जब हमने इतना सारा करियर दाव पे लगा तो राज्य मंत्री थोड़ी बनेंगे। अब आपको, क्योंकि पहले बीजेपी बाहर थी, अब बीजेपी अंदर आ गई है, तो आपको बीजेपी को भी उसमें अनुपात में देना पड़ेगा। और बीजेपी ने जब आपको मुख्यमंत्री पद दिया तो बीजेपी मिनिस्ट्री भी ज्यादा झाड़ लेगी। तो अब एकनाथ शिंदे के लिए ये बहुत मैनेज करना बहुत मुश्किल सा हो रहा है, क्योंकि ये कोई एकनाथ शिंदे के लोग तो नहीं है, ये एकनाथ शिंदे के साथ जुड़े हैं किसी लाभ के लिए। यदि लाभान्वित ही नहीं हो पाएंगे तो फिर क्यों जुड़े रहेंगे? तो मेरा सवाल ऐसा सारा, मेरा इसीलिए सवाल मैं जो है वो तो एकदम मैं एकदम सीधे तीर निशाने पे लगाना चाह रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, बाद में उनसे कहा गया बाहर से सपोर्ट करिए। उसके बाद जेपी नड्डा ने अनाउंसमेंट किया कि हम उम्मीद करते हैं, मैं वही बता रहा था कि वो देवेंद्र फडणवीस भी कन्विंस हो गए, और बाद में उनको किनारे कर दिया, और बाद में उनको नीलकंठ बना दिया, जहर पिला दिया गया। अरे नीलकंठ नहीं, मुख्यमंत्री नीलकंठ तो बहुत बड़ी बात है। नीलकंठ तो वो ताकत होता है जहर पीने का, इनको तो जबरदस्ती नाक में ठूस के, मतलब मुंह बंद कर, नाक बंद करके मुंह में जहर डाल दिया है, ये स्थिति हो गई। उसके बाद ये जो ह्यूमिलिएशन होता है, देखिए क्या होता है दीपक जी, यदि देवेंद्र फडणवीस को ये बोलते कि ये मुख्यमंत्री होंगे लेकिन उनको वॉच रखना पड़ेगा इन पे, तो आप उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो मानसिक रूप से तैयार होते। उन्होंने बाकायदा मीडिया के बीच में उनसे बुलवाया गया कि हम बाहर से समर्थन करेंगे, और जब उन्होंने कहा बाहर से समर्थन करेंगे, हेडलाइंस हो गई, 1 घंटे का टेलीविजन पे शो चलने लगे। उसके बाद जेपी नड्डा आते हैं, यानी देवेंद्र फडणवीस को विश्वास में भी नहीं दिया। देवेंद्र फडणवीस को ये जो इंफॉर्मेशन मिली कि वो उप मुख्यमंत्री पद उनको लेना पड़ रहा है, ये उनको टेलीविजन के माध्यम से हुआ। और उन्होंने कहा, जेपी नड्डा ने कहा, एएनआई को जो उन्होंने बाइट दी उसमें उन्होंने कहा कि हमारी सबकी इच्छा है। और फिर दूसरे लाइन में वो कहते हैं और फिर ये निर्णय लिया गया है और ये आदेश दिया गया है। आदेश, निर्णय, ये सब, ये तो असमंजस में थे, करें तो क्या करें। इसके बीच में नरेंद्र मोदी का फोन गया उनको, मोदी जी का, और मोदी जी ने कहा कि देवेंद्र जी हमने सोचा है कि तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, उप मुख्यमंत्री पद लो आप। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। आज के डेट में नरेंद्र मोदी जी यदि किसी को फोन करे तो मैं नहीं सोचता कि महाराष्ट्र, पूरे भारतवर्ष में ऐसा बीजेपी का नेता है जिसके पास कोई ऑप्शन होगा। उसको वही करना होगा जो फोन पे आदेश मिलेगा। और इन्होंने फिर वो कड़वा घूट कहो या कुछ कहो, वो सारा पीछे, इसके पीछे सिर्फ एक बात है कि लगातार ये आदमी एक अच्छा विपक्षी नेता करके साबित हुआ। पूरे देश में यदि विपक्ष कैसा होना चाहिए ये देखने के लिए लोग बोलते थे कि देवेंद्र फडणवीस को देखो, लगातार सरकार पे हमलावर होना, लगातार सरकार को परेशान करना, ये विपक्ष का काम होता है। साथ में उन्हें जो जो उनको बिहार भेजा गया, बिहार में वो सरकार बना गए, गोवा में भेजा गया, गोवा में सरकार बना गए। राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो जो राष्ट्रीय स्तर के मतलब काम दिए, देवेंद्र फडणवीस का कद बढ़ रहा था और कहीं बढ़ रहा था। दूसरी बात, गुजरात लॉबी है, मैं वही कह रहा था, देवेंद्र फडणवीस के साथ एडवांटेजेस बहुत है। देवेंद्र फडणवीस का मिलनसार स्वभाव,
वो किसी को भी अपना बना लेते मिलने पे। देवेंद्र फडणवीस की बोलने पे, वक्तृत्व पे पकड़, हिंदी, मराठी, इंग्लिश बेहतरीन बोलते। तीसरी बात, संघ से बहुत घनिष्ठ संबंध। ये ऐसा डेडली कॉकटेल बन गया था कि ये आने वाले समय में ये बड़ा नेतृत्व करके उभर रहा था। तो नरेंद्र मतलब भाई, हो तो सकता नरेंद्र था भाई, कि 2025-26 में हाँ, प्रधानमंत्री की दौड़ में थे, बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री के दौड़ में मीडिया उनको लिखने लगा था, इनका लोग नाम था। बोलने लगे थे। तो नरेंद्र मोदी जी को तो कोई चैलेंज नहीं है, ना योगी जी से चैलेंज है, ना फडणवीस से चैलेंज है। अब तो किसी से चैलेंज नहीं, 2024 में वो चुनाव लड़ेंगे, वो जीत के आएंगे, सरकार बनाएंगे। उसके बाद क्या, क्योंकि उनकी भी तो उम्र होगी, वो भी तो रिटायरमेंट होगी। और जब वो ग्रेसफुल रिटायरमेंट लेके जाएंगे तो फिर अगला नंबर अमित शाह जी का है, फिर अगला नंबर वहां पे योगी जी का है। तो अब ये मारकाट मची हुई है, जिसके हाथ में तलवार लगती है वो दूसरे के पैर छाटते हैं। इसी में इस आदमी का बलि गया। इसका एक कारण और है, ये बहुत ही सरल, वो जो कुटिल टाइप के राजनीतिज्ञ नहीं है, सरल है। इनने लोगों के फेस वैल्यू पे बात कर ली। जब इनको समझाया गया कि क्यों सरकार से बाहर रहना जरूरी है, तो इन्होंने कोई वहां वाद विवाद भी नहीं किया होगा, जितना मैं उनको जानता हूँ। उन्होंने कहा होगा सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। ये ये नहीं हुआ। हो सकता है यदि उनको ये बोला जाता कि आप उप मुख्यमंत्री बनो, तो ये कोई तोड़ निकालते उससे। उसके बोलते कि नहीं, आप किसी और को बनाइए, मैं हूं ना साथ में, मैं देखूंगा पीछे से, आप चिंता मत करो। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगी, ये अलग, ये इंडिपेंडेंट विभिन्न दल है, प्रहार ने भी समर्थन दिया है, ये शिवसेना का भी तथाकथित ओरिजिनल शिवसेना जो कहते हैं अपने आप को, उनका भी समर्थन है। इनकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेंगे, उसके मैं चेयरमैन बनूंगा और मैं ओवरसी करूंगा कि हर डिसीजन कैसी ले जाती है। इसमें कई रास्ते थे जो अपनी इज्जत वो बचा के रख सकते थे, लेकिन उनसे पूछा ही नहीं गया, उनसे बात ही नहीं, सीधा ऊपर से आधे से आधे धड़ करके, और वो आज उप मुख्यमंत्री है। और ये अपने आपको को ही अब सत्ता। भाव क्या लगता है कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो एक चैलेंज पोस्ट कर रहे हैं, और लगातार उनको भी कहीं ना कहीं झटके पे झटका दिया जा रहा है, जो गुजरात लॉबी योगी का फायदा भी लेना चाहती है हिंदुत्व को लेकर, लेकिन योगी को एक सीमा से ज्यादा बढ़ने नहीं देना चाहती। तो योगी देखिए का भी जी, और इधर दीपक, देवेंद्र फडणवीस क्योंकि महाराष्ट्र जो है 48 सांसद भेजता है, महाराष्ट्र जो है वो हिंदुस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल है, सारे कॉरपोरेटर, सारा पैसा, सारी दौलत, शेयर मार्केट से लेकर जितनी वित्तीय संस्था है। तो अगर देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार अगर मुख्यमंत्री बनते, मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, क्या वो योगी की तरह अमित शाह के लिए चुनौती होते? ये मेरा सवाल है। अमित शाह के लिए ही चुनौती होती, बिल्कुल अमित शाह के लिए चुनौती होती, मैं मानता हूं इस बात को। योगी को तो ये निपटा चुके होते। योगी का सिर्फ पुनर्वसन संघ की वजह से हुआ, क्योंकि हाँ, जब योगी को दूसरी तो बार, पिछले साल 2021 जून में उनको तो हाँ, बकायदा अल्टीमेटम दिया जा चुका था, और दिया वहां जा चुका पर था, बीएल संतोष पहुंच चुके थे। और ये पहुंच खबरें आ चुके रही थी थे। कि जिस तरह से येदुरप्पा को और जिस तरह से त्रिवेंद्र रावत को उत्तराखंड में कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों को हटाया गया है, और गुजरात को इनको भी हटाया जाना था। तो बिल्कुल ऐसे एक ही है। ऑपरेशन योगी झेल चुके हैं, लेकिन ये हो रहा है कि अब देवेंद्र फडणवीस के बाद ये जो नेक्स्ट जो है वो योगी जी हैं, ऐसा कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि नहीं, कहीं ना मुझे कहीं लगता है 2025 के बाद गुजरात लॉबी जब, के जो जो आप कह सकते हैं सक्सेसर होंगे, उनके लिए रास्ता हाँ, साफ किया जा रहा बिल्कुल बिल्कुल रास्ता साहब, और वो खुद कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि उसमें हर जगह पे, देखिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनके जो संबंध है, इन संबंधों को आप परिभाषित ही नहीं कर सकते। कभी झगड़े भी होते हैं, कभी, क्योंकि एक दूसरे के सानी है, एक दूसरे के पूरक है ये। तो कोई कहे भी ले कि उनको झगड़े हो जाएंगे, लेकिन एक दूसरे का इंटरेस्ट है, लगातार देखते रहते हैं। ये ह्यूमन रिलेशन की बात है, ये मानवीय स्वभाव है। तो नरेंद्र मोदी के लिए अमित शाह एक बहुत अच्छे सपोर्ट हो सकते हैं, उनको कभी थ्रेट नहीं हो सकते, उनको पता है। लेकिन अमित शाह यदि अपना पुनर्वसन बाद में अब नरेंद्र मोदी की जगह करना चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी भी इसके लिए खुश होंगे, क्योंकि उनका अपना ही आदमी यदि उनकी जगह लेता है, तो ये उनके लिए अच्छा सक्सेसर हो सकता है। लेकिन फिर साथ में संघ का भी एक बहुत बड़ा सेव होगा। मैं जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यदि संघ अपना मुख्यमंत्री बनवा लाता है, तो ये बात मानिए, संघ इतना कमजोर भी नहीं है, लोग कुछ भी कहे, संघ संघ है। तो संघ का साथ पूर्ण रूप से यदि देवेंद्र फडणवीस के साथ है, और यदि आगे पीछे आपको एक प्रधानमंत्री, एक प्रेजेंटेबल, ऐसा नहीं सिर्फ भगवा होने से काम नहीं चलता। और भगवे की राजनीति कितनी चलेगी, हमें ये भी देखना है पूरे देश में, क्योंकि अभी जिस हिसाब से है। संघ ने टोन बोला है, बदला है। आपको क्या लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जो अगर तीसरी बार मुख्यमंत्री होते, तो उनका कद कहीं
बीजेपी के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता। ये उस कद 2.5 को साल का, छांटा गया है, उस ये कद को छांटा ढाई गया है। ये बिल्कुल बिल्कुल और 2.5 साल का और डिप्टी कार्यकाल। डिप्टी सीएम से पीएम की लाइन में आना बड़ा मुश्किल है नहीं, सवाल ये है कि डिमोशन के बाद। उनको, नहीं, उसमें क्या होता है दीपक भाई, आप दूसरी तरफ भी देखिए। पूरे बीजेपी महाराष्ट्र में ये मालूम था कि पूरे महाराष्ट्र की बीजेपी मतलब देवेंद्र फडणवीस। सबको मालूम था कि देवेंद्र फडणवीस से बड़े नेता महाराष्ट्र में है नहीं वर्तमान में। और देवेंद्र फडणवीस का दिल्ली का इक्वेशन इतना बढ़िया है कि जो दिल्ली से जो कहलवाना चाहते तो वो कहलवा सकते हैं। तो हर कैडर, हर आदमी जुड़ा रहता है। अब ये कद घटने से आपकी दिल्ली की लड़ाई में तो आप कमजोर हो ही गए, लेकिन महाराष्ट्र की लड़ाई में भी कई क्षेत्र सर उठाएंगे। अब अशोक वानखेड़े साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि आज के दौर में अगर कोई नेता, उसका जो पॉलिटिकल टारगेट है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, उसकी अगर जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, अगर उसे पूरा करने के लिए अगर वो अपना रास्ता साफ करता है, तो कलयुग की राजनीति, आज की राजनीति उसे ये इजाज़त देती है, उसे अधिकार देती है। अब ये बात वानखेड़े साहब ने कह दी, और ये सही भी है कि फडणवीस के साथ जो कुछ हुआ, उसका जो इम्पैक्ट है वो लोग समझ रहे हैं, उसके पीछे की राजनीति भी लोग समझ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि भले ही आपने फडणवीस का कद छांट दिया हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ, याद रखिएगा, योगी आदित्यनाथ ना सिर्फ भाजपा के नेता हैं, ना सिर्फ मुख्यमंत्री हैं, वो हिंदुस्तान के, इस मुल्क के, इस देश के एक बहुत ऐतिहासिक मठ, धार्मिक मठ गोरखनाथ, उस पीठ के मठाधीश भी हैं, बड़ी फॉलोइंग है। और उनके साथ फडणवीस जैसा बर्ताव करना इतना आसान नहीं है। बहरहाल ये खबर आगे आगे डेवलप होगी, और बीजेपी हो या बीजेपी कवर करने वाले रिपोर्टर हों, इस खबर पर खामोशी रहेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो सच है पर्दे के पीछे वो आपके सामने लाएं। आपके जो सुझाव हों, आपके जो सजेशंस हों इस खबर को लेके, किस तरह की खबरें आपको पसंद हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिए। और एक चीज़ और, प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये वो वीडियो है जहां मैं कोशिश करता हूं आपके हौसलों की वजह से सच बोलने की, सच दिखाने की, जिसको दफनाया जाता है, छुपाया जाता है। इसलिए दोस्तों तक पहुंचाइए, और मैं जल्दी नई वीडियो के साथ हाजिर हूँगा आपके सामने। और अगर बेल आइकॉन आपने क्लिक नहीं किया है तो उसको क्लिक करिए कि आपको खबर पहले मिले। सब्सक्रिप्शन और शेयर इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।